फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट ऑफ मेज़र। ये यूनिट ऑफ मेज़र टर्मिनोलॉजी के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन ये जो यूनिट ऑफ मेज़र टर्मिनोलॉजी है कभी कभी लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाती है समझने में। है तो इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम इसे टफ कॉन्सेप्ट समझ के समझें तो ये आपके लिए टफ ही होगा, लेकिन अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करते हुए, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसका जो एग्जांपल है डायनेमिक्स ईआरपी, बिजनेस सेंट्रल या नेविजन से रिलेट करने से पहले मैं आपको इसे सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लो शॉपिंग, हर किसी को शॉपिंग बहुत पसंद होता है, बहुत लोगों के लिए स्ट्रेस बस्टर होता है। तो जैसे आप कुछ खरीदने गए और आपने मान लो कोई ड्रेस खरीदी, ठीक है। जब आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो यानी कि किसी स्टोर पे जाते हो, ठीक है, स्टोर पे गए या फिर ऑनलाइन भी सोच सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस किया और आपने कोई ड्रेस सेलेक्ट किया और आपने उसमें क्वांटिटी को ऐड करना शुरू किया, तो क्वांटिटी, जब आप क्वांटिटी ऐड करते हो ना, तो वो नंबर्स, पीसेस इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि आप कितने क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो, 1, 2, 4 इस तरह से। तो अब जैसे एक इंडिविजुअल परचेस कर रहा है तो वो एक वैरायटी की ड्रेस को एक ही परचेस करेगा, यानी कि 1 पीस 1 नंबर, ठीक है। तो आपने उसे क्या किया, अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो तो आपने कार्ट में ऐड किया, या ऑफलाइन कर रहे हो स्टोर से परचेस कर रहे हो तो आपने क्वांटिटी, वो एक पीस रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रोडक्ट को फिजिकली मेजर करने का तरीका, मेथड। और उस एक प्रोडक्ट को मेजर करने का जो तरीका है वही है आपका यूनिट ऑफ मेजर, कि आपने उसे एक पीस ने उसे रिप्रेजेंट किया और आपने एक पीस क्वांटिटी परचेस की। तो आपने जब एक पीस क्वांटिटी परचेस की तो उस प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजर पीस हो गया, और आपने पर पीस के अकॉर्डिंग उस क्वांटिटी के लिए जितनी भी आपने क्वांटिटी खरीदी आपने पे कर दिया। तो क्वांटिटी के साथ आप क्या होता है कि जो आपका पर यूनिट कॉस्ट वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यूनिट प्राइस कह लो आपको, पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाता है, सेल प्राइस आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वांटिटी डिफाइन करना और उसका यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को कैसे मेजर करते हो। अगर आप लिक्विड का एग्जांपल लो तो लिक्विड को आप क्या करोगे, बोलोगे कि हम लीटर में लेते हैं, राइट। अगर आप कपड़े को बोले तो आप मीटर में लेते हो, राइट। और अगर आप छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करो पर सर्विसेज पर यूनिट ऑफ मेजर, तो आप बोलोगे कि अगर आप सिंगल पीस हो सकता है, नंबर हो सकता है। अगर आप केला परचेस करते हो, बनाना, तो आप बोलोगे कि 1 दर्जन इक्वल टू 12 नंबर्स, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये जो 1 दर्जन इक्वल टू 12 नंबर या 12 पीस है, ये कॉन्सेप्ट में आपको मैं समझाऊंगी। ये भी आपका क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर में आएगा जब हम परचेस यूनिट ऑफ मेजर और सेल यूनिट ऑफ मेजर की बात करेंगे। लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर आप समझो कि यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है तो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मापने का तरीका। और अगर आप सर्विस के बारे में बात करो तो सर्विसेज आप पर आवर जो चार्ज होती हैं, जैसे आपने कोई भी सर्विस परचेस की, आपने कोई रिपेयरिंग सर्विस परचेस की, आजकल गर्मियाँ चल रही है तो आपने एसी या कूलर रिपेयर करवाया, पर आवर के हिसाब से आपने मैकेनिक को उसका चार्ज पे कर दिया, ठीक है। तो ये टाइम को जो मेजर करने की तरीका है ना, मिनट, आवर, सेकेंड्स, डे, पर डे का चार्जेस, इस तरह से आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो, कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो, ठीक है। मैन आवर कैपेसिटी, मशीन आवर कैपेसिटी, ये सब मेजर करने का तरीका है। तो जब हम इसी चीज़ों को जब हम आम जिंदगी से थोड़ा हटके यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो डायनेमिक्स ईआरपी में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे अब हम उस पर आते हैं। क्योंकि सिंपल तरीका तो आपने समझ लिया कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेस करोगे तो तरह तरह के यूनिट ऑफ मेजर हो सकते हैं। बल्क हो सकता है, क्योंकि जब एक एंड यूजर का मतलब है जो आगे सेल करने वाला नहीं है, जो खुद कंज्यूम कर लेगा। तो अगर एक एंड यूजर परचेस करता है तो वो नॉर्मली बहुत मिनिमम क्वांटिटी परचेस करता है अपने यूज़ के लिए, क्योंकि वो कंज्यूम करने वाला है। लेकिन जब एक सप्लायर, एक वेंडर, एक सेलर, एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन परचेस करता है, अगर मान लो किसी ने अपने स्टोर के लिए बल्क में ऑर्डर किया, तो वो क्या करेगा, बॉक्सेस में, ठीक है, हो सकता है कि केजीस में, बॉक्सेस में, टन्स में, ठीक है, इस तरह से वो ऑर्डर करेगा और फिर उसका सब डिविजन्स
स्मॉल यूनिट्स में आएगा और उसका और छोटा जो यूनिट होगा वो छोटे छोटे बॉक्सेस में, जैसे एक बॉक्स में मान लो 100 शर्ट हैं, 100 पीस, ठीक है। जैसे आप कभी कभी पेंसिल का बॉक्स खरीदते हो और उसके अंदर 10-20 पेंसिल होती है, तो एक बॉक्स में 10 पेंसिल, 20 पेंसिल्स। तो जो बल्क में खरीदते हैं उनका जो यूनिट ऑफ मेज़र बड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप केजीज में मेज़र करोगे, आप टन्स में मेज़र करोगे, और भी अगर इससे बड़ा हो सकता है तो उतना हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डायनेमिक्स ईआरपी पे। अब देखो मैंने टॉपिक निकाल के रखा है डायनेमिक ईआरपी में। जब आप नेविजन या बिजनेस सेंटर में जब आप सर्च बॉक्स यूज़ करोगे, मैक्सिमम टाइम मैं पथ से नहीं जाती हूँ, मैं सर्च इंजन यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप सर्च इंजन यूज़ करोगे क्योंकि ईजी पड़ता है, तो यूनिट ऑफ मेजर जैसे आप लिखोगे ना, तो आपको फर्स्ट में आएगा यूनिट ऑफ मेजर, दूसरा आएगा कैपेसिटी यूनिट ऑफ मेजर, तीसरा आएगा ह्यूमन रिसोर्स यूनिट ऑफ मेजर। अब सबसे पहला जो मैंने एक सिंपल आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होता है, इससे मैंने जो रिलेट करके आपको बताया था, सिंपल जो यूनिट ऑफ मेजर है, और वो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, ये बिजनेस से रिलेट करता हुआ मिलेगा। प्लस कैपेसिटी यूनिट ऑफ मेजर, आप मशीन आवरली रेट निकालते हो ना, ये आपके कंजम्पशन इंक्रीज के लिए और जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में मशीन कितना रन कर रही है पर आवर रेट निकालने के लिए आप कर सकते हो। प्लस ह्यूमन रिसोर्स तो आप जानते हो, जैसे मैंने बोला कि सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। प्लस जब टीम असाइन करते हैं हम, जो माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सेंटर में आप देखोगे प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो कॉन्सेप्ट है, जॉब असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, उसमें ह्यूमन रिसोर्स असाइन होता है। तो आवरली बेसिस पे उनको पे किया जाता है। 8 आवर्स का अगर उनको टास्क दे दिया तो 8 आवर्स में आप उनका जो यूनिट ऑफ मेजर, जैसे 8 आवर्स का जो भी चार्जेस होगा आप उनको पे करोगे। इस तरह से मेजर करते हैं कि 8 आवर्स का ये एक प्रोजेक्ट, एक टाइम या मल्टीपल प्रोजेक्ट अगर उसे असाइन हुए हैं 2 आवर्स के, तो वो उतना मल्टीप्लाई होके उनको मिल जाएगा उनका जो पे है, जो भी आवरली रेट होगा। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें देखनी है। और इसके डिटेल कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएं, सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में सब डिविजन्स है। अगर एक आइटम का एग्जांपल ले लें, मान लो कि हम एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और पेंसिल बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो सकता है, क्योंकि आप एक पेंसिल को रॉ मटेरियल से एफजी तक ले जा रहे हो। तो फिनिश गुड्स का एक डेफिनेशन क्या होता है? रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू फिनिश गुड्स, मतलब कि आप उसका रूप इतना परिवर्तित कर दोगे कि वो एक नया ही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक पेंसिल का एग्जांपल है, हम एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल करके उसका हम एक एफजी बनाएंगे। तो अब अगर रॉ मटेरियल परचेस करते समय जब आप मास्टर कार्ड यूज़ करते हो, यानी कि आइटम मास्टर, आइटम प्रोडक्ट कार्ड, तो प्रोडक्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, राइट। ये एक फिजिकल क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट का एग्जांपल है पेंसिल, क्योंकि इसका फिजिकल अपीयरेंस होगा। हम अभी वर्चुअल सर्विसेज के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले क्लियर करियो कि हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें। और हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर बात करें तो हमने क्या किया, एक आइटम कार्ड बनाया, क्योंकि हम इसका प्रोसेस करेंगे, पूरा एक वर्क फ्लो चलाएंगे कि आइटम कार्ड हमारे सिस्टम पे रहेगा। हम उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका डिटेल, सब, उसकी नंबर सीरीज, सब कुछ डिफाइन करेंगे। तो आइटम कार्ड बनाते समय आप एक नंबर सीरीज डिफाइन करते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, अगर कोई सेकंड नेम है तो सेकंड नेम। उसके बाद अगर ये रॉ मटेरियल है तो आपको उसका रॉ मटेरियल कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ती है, अगर उसका इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके फाइनेंस बैलेंस शीट इन्वेंट्री ग्रुप को हिट करेगा, ठीक है। तो जब इन्वेंट्री आपके करंट एसेट्स को हिट करेगा, करंट एसेट्स को हिट करेगा, तो आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, इस तरह की कैटेगरी आप इन्वेंट्री के अंदर बना लेते हो। तो जब आप रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट का इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप बनाते हो, तो आपने क्लियरली कर दिया कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो अगर पेंसिल के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है, आपने उसका कार्ड बनाना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे, उसका जो बेसिक जो आइटम उसमें लगता है आप उससे शुरू करोगे और उसको डिफाइन करोगे कि इसमें रॉ मटेरियल लगता है। तो सब उसका जो एक ना बहुत स्पेशल फीचर होता है, वहाँ लिखा होता है बेस यूनिट ऑफ मेजर। बेस यूनिट ऑफ मेजर मतलब जब आप उसको परचेस करोगे सप्लायर से ना, तो आप उसको मेजर कैसे करोगे, और प्लस आप उसको अपने स्टॉक में कैसे रखोगे, आप उसको दिखाओगे कैसे अपने सिस्टम में कि आप उसको कैसे मेजर करते हो। अब स्टॉक बिजनेस में जो आप स्टॉक रखते हो, तो वो स्टॉक आप कैसे शो करोगे कि वो किस तरह से आपने परचेज किया। तो नॉर्मली अगर हम उसका रॉ मटेरियल, पेंसिल का रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे,
हो सकता है कि हमने उसको केजीज में परचेस किया होगा, ठीक है। तो केजीज में अगर हम परचेस कर रहे हैं तो हमारा बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम फाइनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा पेंसिल होगा जो प्रोसेस होके बनेगा, ठीक है। तो उसका एक रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल को हमने केजीज में ले लिया, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल तो हमारे पास आ गया और रॉ मटेरियल को हम केजीज में परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें फाइनल प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट जब हम प्रोसेस होके बनाएंगे तो कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारी एक पेंसिल। तो उस पेंसिल को जब हम डिफाइन करते हैं एज अ नेम कि वो पेंसिल है, प्लस उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर, हम उसको पीसेस में ले सकते हैं, हम उसको नंबर्स में ले सकते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम उसको पर पीस लेंगे, ठीक है। हमने उसको पर पीस, एक पीस क्वांटिटी के हिसाब से पर पीस हमने बेस यूनिट ऑफ मेजर बना दिया। हमारे स्टॉक पे भी वैसे ही दिखेगा, तो हमने उसको ले लिया पर पीस सिस्टम में दिखाने के लिए। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक कार्ड देखते हो तो उस कार्ड के अंदर ना परचेस यूनिट ऑफ मेजर और सेल्स यूनिट ऑफ मेजर भी होता है, ठीक है। रिप्लेनिशमेंट टैब देख लेना और आपको परचेस यूनिट ऑफ मेजर भी मिल जाएगा और आपको सेल यूनिट ऑफ मेजर भी आई थिंक प्लानिंग टैब के अंदर मिल जाएगा, मतलब कार्ड के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। या फिर कॉस्टिंग के अंदर भी मिल सकता है, प्राइस एंड सेल्स प्राइस जहाँ रहते हैं वहाँ भी सेल यूनिट ऑफ मेज़र आपको मिल सकता है। तो जब आपको परचेस यूनिट ऑफ मेज़र मिला और सेल यूनिट ऑफ मेज़र मिला तो आप सोचोगे कि बेस यूनिट ऑफ मेज़र तो मैंने डिफाइन कर दिया, क्योंकि सिस्टम में वो मैंडेटरी है, उसके बिना सेव नहीं होगा, क्योंकि आप स्टॉक कैसे मेंटेन करोगे उसका वो बेस बताना ज़रूरी है, स्टैंडर्ड। लेकिन परचेस यूनिट ऑफ मेज़र, सेल यूनिट ऑफ मेज़र मिस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसको मेंशन करो। लेकिन अगर मान लो किसी केस में हम कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर स्टॉक में हमारे नहीं है तो हम अपनी सिस्टर कंसर्न या फिर थर्ड पार्टी से भी क्या करते हैं, परचेस करके अपने कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, परचेस यूनिट ऑफ मेजर भी मेंशन कर सकते हैं और सेल यूनिट ऑफ मेजर हम उसको सेल कैसे करने वाले हैं। मान लो हम उसको बॉक्सेस में सेल करते हैं, एक बॉक्स में 10 to 20 पेंसिल्स होती हैं, मैक्स आप डिफाइन कर लो कितनी होती है, आपका जो भी बॉक्स का सिस्टम है मान लो कि 20 पेंसिल्स होती हैं। तो 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीसेस यानी 20 नंबर्स, आप उसे पीसेस में मेजर करो तो पीसेस, तो 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीसेस। सेल यूनिट ऑफ मेजर के अंदर भी आपको जाना होगा क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि एक यूनिट का, एक क्वांटिटी का प्राइस, एक यूनिट को मेजर करने का तरीका, क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर। तो क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर हमने क्या किया कि हमने डिफाइन किया 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीसेस। इसके लिए आपका बेस यूनिट ऑफ मेजर जो है पीसेस में डिफाइन होना चाहिए, और फिर सेल यूनिट ऑफ मेजर आप बॉक्सेस ले सकते हो, क्योंकि आप बॉक्स में क्या करते हो, सेल करते हो। तो जब आप सेल करोगे तो आप बोल रहे हो कि आप सिंगल होलसेलर जो होते हैं ना, वो सिंगल क्वांटिटी नहीं सेल करते, वो मल्टीपल बल्क में सेल करते हैं। तो वो क्या करेंगे, बॉक्सेस सेल करेंगे। अब होलसेलर ने क्या किया, सेल यूनिट ऑफ मेजर रखा, एक बॉक्स इक्वल टू 20 पीसेस ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो अब उसका सेल यूनिट ऑफ मेजर ये हुआ। तो होलसेलर क्या करेंगे, चेन होती है, होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर फिर एंड यूजर को देगा। लेकिन सबसे पहले आता है हमारे इस चेन में मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो कंपनी जो इसे बना रही है। तो अगर हम एक मैन्युफैक्चरर है, पेंसिल बनाने वाली कंपनी है, तो जब हम आइटम कार्ड में पेंसिल लेते हैं, अब यहाँ पे पेंसिल अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोसेस होके बन के आया है, तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी होगा फिनिश गुड्स होगा, और आपका जो इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप वो भी फिनिश गुड्स होगा। करेंट एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर आप इसको रखोगे एज अ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो फिनिश गुड्स जो आपका इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप है इस पेंसिल के लिए भी, तो जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो आपके जो स्टॉक आउट होगा, डिस्पैच होगा, तो आपके एफजी को वो हिट करेगा, ठीक है। अब क्वांटिटी रेट से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बनाएगी, तो क्या होगा कि वैल्यू एंड अदर जो चीज़ें हैं उसमें जुड़ती हैं, एड ऑन प्राइजेस एंड उसके बाद टैक्सेस, तो आपके जो पूरा सिस्टम को वो हिट करेगा, कॉस्टिंग्स वगैरह को, और उसके बाद आपका जो लास्ट प्राइस बचेगा वो आपके
इन्वेंट्री का प्राइस भी शो करेगा जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। तो जो एफजी होगा वो आपके इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप कह सकते हो करंट एसेट बैलेंस शीट को हिट करेगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है पेंसिल, वो फाइनल प्रोडक्ट पेंसिल एज ए एफजी होगा। उसका बेस यूनिट मेजर है आपके पास पीसेस। परचेस यूनिट ऑफ मेजर डिपेंड करता है कि कभी कभी आप उसे डायरेक्टली परचेस भी करते हो तो आप उसे परचेस यूनिट ऑफ मेजर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे परचेस करते हो वैसे डिफाइन करना है। अगर आप नंबर्स में परचेस करते हो, पीसेस में परचेस करते हो, बॉक्सेस में परचेस करते हो, थोक में केजीस में परचेस करते हो तो परचेस यूनिट ऑफ मेजर वैसे आपको डालना है। और अगर आप उसको परचेस यूनिट ऑफ मेजर अगर नहीं मेंशन करना चाहते तो छोड़ सकते हो। और जो सेल यूनिट ऑफ मेजर है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो और बॉक्सेस में सेल करते हो, जैसे मैंने बोला 1 बॉक्स इक्वल टू 20 क्वांटिटी, तो आपको क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर 1 बॉक्स इक्वल टू 20 पीसेस पेंसिल मेंशन करना होगा उस जगह पे। और जब आप अपना सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस बनाओगे तो सेल ऑर्डर, सेल शिपमेंट, सेल इनवॉइस, इन सब में क्या होगा, जब जब आप क्वांटिटी डालोगे तो अगर आपने मान लो डाला पेंसिल प्रोडक्ट लिया लाइन पे, जो आइटम लाइन सेल्स ऑर्डर, सेल शिपमेंट एंड सेल इनवॉइस के टाइम पे, जैसे आप पेंसिल क्वांटिटी लोगे तो वो क्या करेगा, बॉक्सेस रिप्रेजेंट करेगा और उसके अंदर वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू जनरेट करके दिखाएगा, आपको वैसे सेल करना है। तो यूनिट ऑफ मेजर आपकी बहुत सारी हेल्प करता है और उसके साथ बहुत ही इनहेरेंट कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं, जैसे क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ मेजर का कॉन्सेप्ट है। तो आप और प्लस जो मैंने कहा कि बेस यूनिट ऑफ मेजर, परचेस यूनिट ऑफ मेजर, सेल यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग इसलिए है क्योंकि बेस को आप मान लो कि आपको अपने स्टॉक में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो आपका बेस यूनिट ऑफ मेजर है। प्लस दूसरा है परचेस यूनिट मेजर। अगर उसको, उस प्रोडक्ट को परचेस भी करते हो तो परचेस यूनिट ऑफ मेजर, और उस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो सेल यूनिट ऑफ मेजर। क्योंकि अब हमारा एफजी है और हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर प्रोडक्ट को बना रही है तो क्या करेगी, उसको सेल भी करेगी। तो सेल करेगी तो मैन्युफैक्चरर सिंगल पीसेस नहीं देता है, वो थोक में बल्क में सेल करता है, वो देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा एंड यूजर यानी कस्टमर यानी कि हम। और एंड यूजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंड यूजर उसे कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम करने के बाद वो फिनिश हो जाएगा तो आगे सेल होने के कोई चांसेस नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद एंड यूजर, तो जो फर्स्ट 3 चेन है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर, इन तीनों पे टैक्सेस लगता है। एंड यूजर यानी कि हम पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा, लेकिन हमें मतलब जैसे ये लोग जीएसटी का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, हमारे साथ वैसे चांसेस नहीं है। तो होलसेलर, रिटेलर इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से परचेस कर रहे हैं। और रिटेलर का मतलब आप मान लीजिए छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जिनसे आप खरीदते हो, क्योंकि होलसेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को भी नहीं बेचते हैं, क्योंकि वो बल्क में बेचते हैं और वो क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी नहीं बेचते, तो वो एंड यूज़र से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। डायरेक्टली एंड यूज़र से डील करता है जो है रिटेलर, जो छोटा मोटा जो व्यापारी होता है वो, ठीक है। तो बड़ा व्यापारी क्या करता है, वो जो मैन्युफैक्चरर जो बनाता है वो होलसेलर को दे देता है, थोक विक्रेता को, और होलसेलर रिटेलर को दे देता है, खुदरा व्यापारी को, और खुदरा व्यापारी एंड यूजर यानी उपभोक्ता यानी कि हमें दे देते हैं। तो इस तरह से अगर आप हिंदी टर्मिनोलॉजी में जाओ तो फिर आप उत्पादनकर्ता, निर्माता कह सकते हो, और उसके बाद निर्माता के बाद निर्माणकर्ता के बाद आपके पास आ जाएगा थोक विक्रेता, उसके बाद खुदरा व्यापारी, उसके बाद उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। ये एक चेन है। इस तरह से प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है कि हम सेल किस तरह से कर रहे हैं। सेल करने वाला सेल यूनिट ऑफ मेजर पे ध्यान रखेगा, उससे जो परचेस करने वाला है वो परचेस यूनिट ऑफ मेजर पे ध्यान रखेगा। जैसे मैन्युफैक्चरर ने बॉक्सेस में सेल किया, होलसेलर ने भी बॉक्सेस में ले लिया और उसने क्या किया, बॉक्सेस से ही रिटेलर को सेल कर दिया, लेकिन कम क्वांटिटीज, क्योंकि रिटेलर क्वांटिटीज कम लेंगे उससे। रिटेलर ने क्या किया, होलसेलर से बॉक्सेस में लिया, लेकिन रिटेलर उन बॉक्सेस को भी सेल कर सकता है और उन बॉक्सेस को ओपन करके सिंगल पेंसिल्स भी सेल कर सकता है। जैसे अगर आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाओ, जो छोटा मोटा खुदरा व्यापारी होता है, स्टेशनरी शॉप पे पेंसिल के बॉक्सेस भी रहते हैं, और अगर आप उसको बोलो 1 या 2 पेंसिल चाहिए तो वो आपको 1 या 2 पेंसिल भी देगा। लेकिन होलसेलर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसको नुकसान होगा, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो वो क्या करता है कि
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है। तो ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हुई कि कैसे काम करता है। ईआरपी में इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के को सोच कर ही सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस हमारे इन्वायरमेंट से ही बना हुआ है। बिजनेस कैसे हो रहा है, एंड यूज़र तक कैसे जा रहा है, एंड यूज़र को अगर हम ध्यान में रख के चीज़ें बनाएंगे तभी डिमांड वर्सेस सप्लाई होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई करने का सवाल ही नहीं आएगा, तो मैन्युफैक्चरर बनाएगा क्या, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और इसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इसे क्लोज करेंगे। तो यूनिट ऑफ मेजर का जो कॉन्सेप्ट है तो टर्मिनोलॉजी सुनने में डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आप इस इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझो, जैसे मैंने इजी कॉन्सेप्ट से शुरू किया था, शॉपिंग के कॉन्सेप्ट से, कि आप एक जो सिंगल यूज़र होता है, एक सिंगल कंज्यूमर होता है, वो छोटे छोटे मात्रा में खरीदता है, तो मेज़र करने का तरीका आपका यूनिट ऑफ मेज़र है। चीज़ों को मेज़र करने का तरीका, चीज़ों कह लो, प्रोडक्ट कह लो, सर्विसेज कह लो। और वर्चुअल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस होता है, तो वर्चुअल क्वांटिटी को आप आवर और इस तरह से मेज़र कर सकते हो कि अगर आपने किसी की सर्विसेज ली तो आपने आवरली पे कर दिया, या कोई फिक्स चार्जेस है तो आपने फिक्स चार्जेस पे कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि जब हम डॉक्टर की सर्विसेज लेते हैं, है ना, तो हम फिक्स चार्जेस पे कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आवरली रेट से ले, उसका एक फिक्स चार्ज हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप सर्विस किस तरह की ले रही हो, तो मतलब लेकिन आप मेज़र करने का, पे करने का जो तरीका है ना सर्विसेज को, वो एक अलग हो जाएगा। और कंसल्टेंसी सर्विसेज आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस ले रहे हो, किसी भी एरिया का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, डायनेमिक सीआरपी में भी फंक्शनल टेक्निकल कंसल्टेंट है, आवरली चार्ज करते हैं, डे बेसिस पे चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी फेमस है मैन आवर चार्जेस। अगर किसी आप टेक्निकल को हायर करो, डेवलपर को हायर करो, तो वो बोलेगा मैं पर मैन डे आवर्स लूँगा आपसे। पर मैन डे आवर्स मतलब एक दिन का चार्ज वो बता रहा है, और एक दिन में मैक्सिमम 8 आवर्स होते हैं। 8 आवर्स अगर आपने पहले क्लियर नहीं किया है तो 8 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। आपको पहले क्लियर करना है कि 1 डे इक्वल टू 8 आवर्स है या 10 आवर्स है, क्योंकि 10 आवर्स आप मान के चलोगे, वो मान के नहीं चलेगा। तो वो 1 डे इक्वल टू 8 आवर्स के हिसाब से पर मैन डे, पर मैन आवर्स, वो जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करे उस तरह से उसकी कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्स यूनिट ऑफ मेजर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं। यूनिट ऑफ मेजर अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, आइटम की बात करें, बाईसाइकिल ले लो, फर्नीचर ले लो, अगर आप किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े अप्लायंसेस बनते हैं, फ्रीज ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी बड़ा प्रोडक्ट ले लो, सबको मेजर करने का पर यूनिट पर क्वांटिटी मेजर करने का तरीका होता है कि वो नंबर्स में आएगा, वो पीसेस में आएगा, ठीक है। और अगर आप कोई पल्सेस या ग्रेन्स की बात करो तो केजीज में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बेस यूनिट ऑफ मेजर जिसमें आप स्टॉक मेंटेन करोगे वो रख लो। परचेस यूनिट ऑफ मेजर अगर आप कोई केस है, कोई सिनारियो है, यूज़ केस पर डिपेंड करता है कि आपके इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में कौन सा यूज़ केस है कि उस परचेस को कभी कभी आप परचेस भी कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को आप कभी कभी परचेस भी कर रहे हो। तो अगर सेम प्रोडक्ट जिसका यूनिट ऑफ मेजर बेस यूनिट ऑफ मेजर, स्पेशली वर्ड हमारा आइटम कार्ड में बेस यूनिट ऑफ मेजर जनरल टैब में आपको मिल जाएगा। तो बेस यूनिट ऑफ मेजर जो आपने अगर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट का पीसेस नंबर्स रखा है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि हम स्टॉक में उसको कैसे रखने वाले हैं, सिस्टम में उसको कैसे दिखाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो उसी के साथ ना आपका रेट मल्टीप्लाई होकर आपका वैल्यू जनरेट करेगा। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि वो बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा, फिर सेकंड थॉट आपके पास है कि क्या हम कभी उसे परचेस करेंगे, क्या हम इसका कोई कोटेशन रेज करेंगे, क्या हम इसका कोई परचेस ऑर्डर रेज करेंगे, हम इसकी परचेस रिसीप्ट बनाएंगे, हम इसका परचेस इनवॉइस बनाएंगे। परचेस रिसीप्ट वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी वहीं से ट्रैक हो जाती है, ठीक है। तो परचेस रिसीप्ट जैसी करते हो, फिजिकल क्वांटिटी रिसीव होती है। इनवॉइसिंग का मतलब बिलिंग से होता है, क्वांटिटी रिसीव हुई। आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्वांटिटी रिसीव कर लो, बिलिंग का पार्ट अलग रखो, राइट। तो क्वांटिटी रिसीव, परचेस रिसीव जहाँ जनरेट हुआ, यूनिट ऑफ मेजर वर्ड अराइज हुआ। तो यूनिट ऑफ मेजर तो वैसे तो आप ऑर्डर में भी फ्रीज करते हो, लेकिन परचेस रिसीप्ट में तो एकदम क्लियरली हो जाता है कि ये पीसेस या नंबर्स में, उसी के बेसिस पे आपका बिल जनरेट हुआ, ठीक है। तो आप अगर उसको परचेस करते हो उस प्रोडक्ट को, जो भी आप, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी होती है ना, जैसे कि बहुत सारी कंपनी बाईसाइकिल बना रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा बाईसाइकिल बनाए। कंप्यूटर बना रही है तो पूरा का पूरा कंप्यूटर बनाए, नहीं, वो असेंबलिंग कर लेती है, किसी थर्ड पार्टी को दे देती है और फिर परचेस करती है।
या फिर डायरेक्टली अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो सिर्फ अपना थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह चेंज करके उसको सेल करती है, तो उसको परचेज भी करती है और उसको सेल भी करती है ट्रेडिंग कंपनी। सेम प्रोडक्ट परचेज हो रहा है, फर्नीचर स्पेशली सेम परचेज हो रहा है, सेम सेल हो रहा है, तो उसका परचेज यूनिट ऑफ मेजर वो कोटेशन भी रेज करेगा, उसको परचेस ऑर्डर बनाएगा, परचेस रिसिप्ट बनाएगा, परचेस इनवॉइस बनाएगा, तो उसका परचेस यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन करेगा, सेल यूनिट ऑफ मेजर भी डिफाइन करेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को एक ट्रेडिंग कंपनी जो सेम प्रोडक्ट में डील कर रही है उसी को परचेस करती है, उसी को थोड़ा सा लुक एंड फील, टच एंड फील चेंज करके, स्टाइल वगैरह में थोड़ा चेंजेस लाके, ब्रांडिंग, स्टाइलिंग, पैकेजिंग करके वो क्या करती है, उसको सेल करती है। तो उस केस में आप रीसेल कैटेगरी देखते हो, उस केसेस में भी क्या होगा कि आपका परचेस यूनिट ऑफ मेजर, सेल यूनिट ऑफ मेजर मेंशन होगा, और बेस यूनिट ऑफ मेजर तो आपको बनानी है, कंपलसरी है। तो बेस यूनिट ऑफ मेजर, परचेस यूनिट ऑफ मेजर, सेल यूनिट ऑफ मेजर एक आइटम कार्ड में तीनों यूज हो सकते हैं, और दो तो यूज होते ही हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपने मेंटेन किया सिस्टम पे तो हो सकता है कि आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप उसको परचेस ना कर रहे हो, लेकिन सेल तो करोगे ना। अगर हम एफजी का एग्जांपल लें तो बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, उसका सेल यूनिट ऑफ मेजर होगा। लेकिन रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल के केस में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, परचेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, लेकिन सेल यूनिट ऑफ मेजर नहीं होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आप सेल नहीं करोगे। तो प्रोडक्ट का इन्वेंटरी पोस्टिंग ग्रुप, उसकी कैटेगरी बहुत डिपेंड करती है कि रॉ मटेरियल है तो बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, परचेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, फिनिश गुड्स यानी कि एफजी है तो उसका आपके पास सेल यूनिट ऑफ मेजर होगा, बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, एसएफजी है, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, तो और आपके पास उसका क्या क्या हो सकता है, और उसका क्योंकि आप खुद ही उसको प्रोसेस में यूज़ कर रहे हो तो बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, और उसका सेल यूनिट ऑफ मेजर हो सकता है अगर आप उसे एज ए कंपोनेंट भी सेल करो। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन में यूज़ होकर ख़त्म हो जाता है पाइपलाइन में, प्रोडक्शन पाइपलाइन में, तो सेल यूनिट ऑफ मेजर नहीं होगा, सिर्फ बेस यूनिट ऑफ मेजर होगा, और उसका परचेस यूनिट ऑफ मेजर नहीं होगा अगर एसएफजी डब्ल्यूआईपी है तो प्रोडक्ट कैटेगरी भी रिलेट करती है कि 99.9% आपका चांसेस है कि किसी का परचेस यूनिट हो, परचेस यूनिट ऑफ मेजर हो, सेल यूनिट ऑफ मेजर हो और बेस यूनिट ऑफ मेजर तीनों का हो, कम चांसेस हैं, लेकिन दो हो मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कैपेसिटी यूनिट ऑफ मेजर। कैपेसिटी यूनिट ऑफ मेजर जो भी प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनीज, उनके लिए है मशीन आवर रेट। आप मशीन चल रही है दिन भर तो आवरली रेट क्या है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग सब मशीन को ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो अगर हम एक प्रोडक्ट को बनाने में एक मशीनरी को कितना चलाते हैं तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो हर चीज़ों को कॉस्ट निकालना पड़ता है, मशीन का कॉस्ट भी निकालना पड़ता है कि मशीन कितना चली, कितने आवर चली, उसका मशीन आवर रेट क्या है। तो आवर रेट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसका यूनिट ऑफ मेजर। तो अब मशीन के साथ भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो सकता है, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सिनेरियो है तो उसके साथ भी हो सकता है। तो मशीन आप को मेज़र कर सकते हो मिनट्स में, आवर्स में, डे में भी कर सकते हो। आप डे को मैंने बोला ना 8 आवर्स इस तरह के सेक्शन में डिवाइड कर लो, किसी किसी का शिफ्ट वाइज होता है तो 8 आवर्स की 3 शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, किसी किसी का 2 शिफ्ट होता है 12 आवर्स का, तो वो 24 आवर्स को डिवाइड कर लेते हैं डे वाइज, आवर्स वाइज। ठीक है, मैक्सिमम यही डिवाइड होता है, मिनिमम बहुत रेयर केस में मैंने मिनट्स में देखा है। डे एंड आवर्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूनिट ऑफ मेजर में ज़्यादा यूज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स यूनिट ऑफ मेजर, नॉर्मल सी बात है, ये ह्यूमन के लिए है, तो आप आवर्ली, मैन डेज, पर डे, ये फिक्स चार्जेस इस तरह से हो सकते हैं। तो डे एंड आवर बेसिस, अब डे को भी आप डिवाइड कर सकते हो 8 आवर्स पर डे करके इस तरह से, या फिर कोई आवरली रेट लेता है तो आवरली इस तरह से ले सकते हो। तो इस तरह से ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो कवर हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम पॉइंट्स रिलेटेबल हो, यूज़ केस से मिलते जुलते हुए हों, और अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल प्लस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जोड़ के रिलेट करके देखें तो डायनेमिक्स ईआरपी को समझना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट अगर मैं यूनिट ऑफ मेजर कहती तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, स्पेशली वो जो फ्रेशर हैं। फ्रेशर को हम बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी दे देते हैं ना, यूनिट ऑफ मेजर ये वो, तो उनके सर के ऊपर से पार हो जाता है कि प्रोडक्ट कह देते, क्वांटिटी कह देते, मापने का तरीका कह देते, मेजरमेंट का तरीका कह देते। अब यूनिट क्या है,
मेज़र तो फिर भी समझ में आ रहा है, मेज़र करने का तरीका, लेकिन यूनिट मतलब आप प्रोडक्ट को समझ लो, ठीक है? एक प्रोडक्ट को हम यूनिट कह रहे हैं कि ये, और उसे पर यूनिट से रिलेट कर दो उस, और मेज़र मतलब मापने का तरीका, यानी हर प्रोडक्ट को मापने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हर प्रोडक्ट की कैटेगरी उसके अपीयरेंस पर डिपेंड करता है, फिजिकल है, वर्चुअल है। आजकल ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन जब आपके पास वो सामान पहुंचता है, डिलीवर्ड होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने एक शर्ट ऑनलाइन परचेस किया है तो वो डिलीवर्ड आपको आवर, मिनट या डे कॉन्सेप्ट में होगा, नहीं। शर्ट परचेस किया, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस वाली चीज़ें हमेशा आपको मिलेंगी पीसेस में, नंबर्स में। इस तरह से बल्क में परचेस करोगे तो आपको केजीज, बॉक्सेस इस तरह से मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर भी डिसाइडेड होता है कि एक बॉक्स में 10 पीसेस, 2 पीसेस। सेट्स ले खरीदते हो ना, कभी कभी सेट की सेट्स होती हैं, तो 4 सेट का एक बॉक्स है, तो वो भी आपको पीसेस और नंबर्स के हिसाब से ही मल्टीप्लाई करके रेट जनरेट करके देते हैं। तो उनको भी मापने का एक तरीका चाहिए कि पर यूनिट को मेज़र करने का तरीका क्या है, और उस चीज़ को मेंशन किया जाता है एज अ यूनिट ऑफ मेज़र, जो आपको अवेलेबल होता है आपके बिल में। बिल मीन्स इनवॉइस, जिसको आप पे करते हो। और आप इसे टैक्स के साथ मत समझो, आप इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू वैल्यू जनरेट करने का तरीका समझो कि किसी भी यूनिट की वैल्यू आप कैसे जनरेट करोगे जब तक आप उसका यूनिट ऑफ मेजर डिफाइन नहीं करोगे, और सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी जुड़ी हुई हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।